नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। राज्यपाल की इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी। शिव प्रताप शुक्ल जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे, राज्यपाल के रूप में कार्यकाल में लगभग 2.5 वर्षों का कार्यकाल आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया। कैसा अनुभव आपका और कैसा पाया आपने हिमाचल वासियों को? पहला सवाल तो ये कि हिमाचल वासी मन से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौसम की मार उन पर पड़ती रहती है। इस नाते वह परेशानी उनकी रहती है। मैं पूरे हिमाचल को सड़क मार्ग से नापने का काम किया हूँ और मैंने यह महसूस किया है कि जहाँ भी जाइए वो देव संस्कृति दिखती है। इसी नाते हिमाचल को जो है देवभूमि के रूप में मानते भी हैं। और हिमाचल 2 पार्ट में बचा हुआ है, अपर और लोअर। अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल, दोनों के संस्कृति में तो नहीं बहुत अंतर है, लेकिन रहन सहन में अंतर है। तो ये स्थिति है। सरकार को हर समय हिमाचल वासियों को सुविधा देने का काम करना चाहिए। हिमाचल में जो प्रवास के अंतर्गत मुझे मिला, जिसको हमको पहली मुलाकात में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि हिमाचल में नशे का प्रभाव बढ़ा है। और इस प्रवास में मुझे ये लगा कि हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो सच है। तो इस नाते मैं पूरे प्रदेश को जानने के लिए सड़क मार्ग से जो यात्रा किया, चाहे वह त्योहारों में जाने का हो या जिला की बैठकों को लेने का मामला हो, हिमाचल प्रदेश में मैंने यह पाया कि अधिकारी सतर्क तो हैं, लेकिन कुछ बातें हमने अधिकारियों को भी उस समय भी चेताने का काम किया। आज भी जैसे नशा बढ़ा, वैसे हिमाचल प्रदेश में टीबी का केस भी बढ़ा है। मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर का बढ़ने का क्रम कम है, हिमाचल प्रदेश में अधिक है। इस नाते हम सब लोगों को, सरकार को, सबको मिलकर के इसको ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री भी कहे हैं इस बात को, टीबी मुक्त भारत। और उनके टीबी मुक्त भारत पर हमने भी कह दिया कि 1 साल में हम हिमाचल से टीबी ख़त्म कर देंगे। इतना समय बीत गया, नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं ये गलतियां हैं, चाहे रिपोर्ट आने में, चाहे जैसे भी हो। मैंने इस संदर्भ में प्रदेश के अधिकारियों से भी बात किया है, डीसी से भी बात किया है। और मुझे लगता है कि मैं कई बार राजभवन में इसकी बैठक बुला चुका था। बड़ी गंभीरता के साथ इसको बुला करके ये करूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे नशे के अभियान में काम करने के लिए लगाया। तो आज मैं महसूस करता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यह धीरे धीरे एक आंदोलन बनता चला जा रहा है। जैसा आपने कहा कि आपने आते ही नशे के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया, आप स्कूलों में जा रहे हैं, तहसील स्तर पे जा रहे हैं, जिला स्तर पे जा रहे हैं, पुलिस और अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं। कितना परिवर्तन देखा आपने? कितनी एडवांसमेंट हुई है कि ये, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो माता पिता हैं, काफ़ी चिंतित है इस विषय से लेकर। नहीं, पहले तो वही माता पिता कुछ बोलते ही नहीं थे इस पर। उनके घर में नशा होता था, उसके बावजूद भी वो कभी कहते ही नहीं थे कि हमारे घर में बच्चा नशा कर रहा है या कोई परिवार का वो कर रहा है। लेकिन मुझे सफलता उसमें तब अधिक मिली जब पंचायतों के प्रतिनिधियों की बैठक मैंने राजभवन में बुलाई।
उनसे वार्ता किया, उनसे आग्रह किया, महिलाओं की बैठक बुलाई, उनसे आग्रह किया, और एक नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर 2,500 3,000 हज़ार बच्चे और बच्चियों की रैली मैंने किया, और वो प्ले कार्ड लेकर के जगह जगह नशे के विरुद्ध अभियान चलाए। तो आज पंचायत से भी आवाज़ उठ रही है कि अगर हमारे यहाँ कोई नशा करता पाएगा तो हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे, और परिवार के लोग जो बोलते नहीं थे वो भी अब कहने लगे हैं कि नहीं, हमें इस पर जागना ही होगा। ये बहुत बढ़िया परिवर्तन आया है। हम ये ज़रूर मान करके चल रहे हैं कि यह आंदोलन समय ले सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश को इस सिंथेटिक नशा से मुक्ति दिला करके रहेगा। हिमाचल प्रदेश खुशहाल हो, यहाँ के किसान बागवान उनकी आर्थिकी बढ़े, और जो यहाँ के नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मिले। आप बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। आपको क्या लगता है कि कौन से और कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश और खुशहाल हो, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाए? देखिए, यहाँ एक राज्यपाल आए थे आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का एक अभियान शुरू किया था। कुछ लोगों ने अपनाया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अधिकांश लोग को भी अपनाने के लिए इधर सन्नद्ध होना चाहिए। इस पर जहाँ जहाँ होती है हम उसकी चर्चा भी करते हैं, और किसान अपना भी रहे हैं। नौनी विश्वविद्यालय और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय, इस सब के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जो अपर लोअर हिमाचल की बात मैंने आपसे कही है, दोनों की आर्थिकी में अंतर है। एक ऑर्चरी के द्वारा से बागान के और सब फलों के नाते अपनी समृद्धि को भी लेकर के चल रहा है, और एक पारंपरिक फसलों के नाते उतनी समृद्धि की स्थिति नहीं है। दोनों के आर्थिकी में अंतर है। तो मेरा यह मानना है कि अगर पारंपरिक खेती करने वाले लोग भी अपने को अच्छी तरह से प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ें, और जैसे अपर हिमाचल का किसान है, उसका फल, उसकी सब्जी, उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है। दिल्ली के लोग और बाज़ार से आकर के उसके खेत से खरीद लेते हैं। यहाँ भी अगर उस प्रकार से किया जाए तो दोनों में थोड़ी पैरिटी आने का काम होगी। सरकार को भी इस तरह से पूरी तौर पर प्रयत्न करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अब खेती की तरफ ध्यान देने का काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश का किसान खुशहाल है। आप आए तो आपने जनता के लिए राजभवन भी खोल दिया। बच्चे वहाँ पे अब चहलकदमी करते हैं। क्या सोच, क्या नज़रिया इसके पीछे कि जनता और राजभवन के बीच का इंटरेक्शन बढ़े, ये सोच इसके पीछे? मुझे लगता है कि राजभवन की चार दीवारी के बाहर लोग एक उत्सुकता के कारण राजभवन को देखते थे। वो जानते ही नहीं थे कि राजभवन के अंदर क्या है। उनको ये था कि यहाँ कोई राज्यपाल रहते हैं और राज्यपाल का काम ये होता है कि बस यहाँ बैठे रहें इसी चार दीवारी के अंदर। मैंने इस नाते खोलने का काम किया कि वह शिमला समझौता भी यहीं हुआ था, राजभवन में। लोग जाने तो कि क्या है। जैसे सिंधु समझौता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रद्द किया, वो भी तो उसी का एक पार्ट था। यहाँ से भी मैंने और कोई वो नहीं किया, केवल पाकिस्तान के झंडे को हटाने का काम किया था। पहले था, अब वो नहीं है। शिमला समझौते का और प्रारूप है वहाँ, लेकिन पाकिस्तान का झंडा ने, मुझे लगा कि पाकिस्तान का झंडा यहाँ क्यों रहे, हटा दिया। अब लोग आते हैं, बच्चे चहलकदमी भी करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, शुरू में उत्सुकता बहुत अधिक रही, वो धीरे धीरे कम भी हुई है।
अब लोगों का आना जाना उतना नहीं रहता है जितना पहले आते थे, मतलब संतृप्तता आ गई है। तो जैसे सबका साथ सबका विकास है, धीरे धीरे भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को संतुष्ट कर रही है और वो संतुष्टि की स्थिति में जा रहे हैं। अब लोग राजभवनों में आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और जाते हैं, लेकिन संख्या पहले की अपेक्षा अब कम हुई है। हिमाचल प्रदेश वीर भूमि भी है। सेना में काफ़ी लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, हिमाचल का भी बॉर्डर पड़ता है साथ में। जो वीर भूमि हिमाचल प्रदेश है, उन लोगों के लिए, जवान हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश के? देखिए, यहाँ सबसे पहला परमवीर चक्र भारत का मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। यह गौरव हिमाचल को प्राप्त है। विक्रम बत्रा को भी मिला। अन्य अनेक मेडल हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसी नाते हिमाचल को देवभूमि के साथ वीरभूमि भी माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह वीरभूमि को बनाए रखने के लिए सभी परिवारों को एकजुट करके अपने फिजिकल को ठीक कराने के लिए नशे से मुक्त हिमाचल हो, इसके लिए भी काम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा नशा करता हुआ आज पंजाब उड़ता पंजाब हो गया था। हम हिमाचल को ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। बड़ा पैडलर बहुत लोग बने। लोगों का यह मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के सेनाओं के खिलाफ भी। इस नाते बड़े विशेष तौर पर सभी लोगों को लग करके नशे के विरुद्ध काम करना चाहिए। सबसे पहला कार्यक्रम मैंने यहाँ के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के यहाँ किया था। काफ़ी अच्छी भीड़ थी। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर मुझसे आग्रह किया कि मेरे क्षेत्र में वो करके चलिए। आज इसके लिए मैंने सभी विधायकों को पत्र लिखने का काम किया है कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में काम करिए। हालांकि अब जब जनता जगी है, पंचायत प्रतिनिधि जगे हैं, तो ये विधानसभा के जो प्रतिनिधि वो भी जग गए हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि नहीं मेरा वोटर जग गया है, तो अब वो भी जग गए हैं। और मुझे लगता है कि वीरभूमि को इसी प्रकार से बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में और देश में बताया है। पर कुछ बातें ऐसी भी है भी अभी रोज़गार के लिए और हायर एजुकेशन के लिए प्रदेश से बाहर निकलना पड़ता है। रोज़गार के उतने अवसर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कि वो क्या करें ताकि उनकी आर्थिकी बढ़े और अपने प्रदेश में सुंदर प्राकृतिक परिवेश में रहें वो? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हर प्रदेश के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ता है। हर प्रदेशों में उच्च शिक्षा है। मैं एक बात के लिए और साधुवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पूरे देश में एम्स की संख्या बढ़ाई है, पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है, पूरे देश में IITs की संख्या बढ़ाई है। तो इससे निकलने वाले जो लोग हैं वह इस नाते बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि जब उनकी डिमांड होती है तब वो बाहर जाते हैं। और आज अगर उठा करके देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, वहाँ के पर पूरी तौर पर कब्जा किसका है? भारत से शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले लोगों का है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उनके नासा में भी उठा करके देख लीजिए तो बहुतायत भारतीयों की है। और इसी नाते भारतीयों की उपेक्षा करने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। वो हर जगह जा कर के अपने प्रतिभा को उस देश के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही बात रहती है ना। जैसे अभी गगनयान गया और वहाँ से शुभ ने इस बात को ये कहा
कि मैं अपने कंधे पर भारत का झंडा लगाया हूँ, तिरंगा लगाया हूँ। प्रधानमंत्री स्वयं बात किए। तो ऐसे जो भी बाहर जाता है वहाँ के आर्थिकी के साथ जुड़ता है, लेकिन उसका मन तो भारत का ही रहता है। हिमाचल का भी जो जा रहा है वह अपने को हिमाचल से जोड़े हुए है। उच्च शिक्षा लेने के लिए सबको जाना चाहिए और ऐसे उच्च शिक्षा का काफ़ी अवसर हिमाचल में भी है, लेकिन फिर भी हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे बजट जब बनता है तो बजट बनाने में भी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, वैसे सरकार को शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, रोजगार में भी अवसर बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों की बनिस्बत हिमाचल में आप महिलाओं की स्थिति को कैसा पाते हैं? नहीं, महिलाएं यहाँ पूरी तौर पर आर्थिकी से जुड़ी हुई हैं। नौकरी कर रही हैं तो भी आर्थिकी से जुड़ी हुई हैं, खेती में लगी हुई हैं तो भी आर्थिकी से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का यहाँ सम्मान भी है, शासन भी यहाँ का महिलाओं की तरफ हमेशा ध्यान देता है। अन्य प्रदेशों के सापेक्ष यहाँ महिलाओं से बर्बरता बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का केस नहीं, लेकिन बहुत कम है। उसका मुख्य कारण ये है कि महिलाएं स्वयं अपनी आर्थिकी पैदा कर रही हैं, तो उसके नाते उनकी निर्भरता अन्य लोगों पर नहीं है। और जब निर्भरता नहीं है तो वह पूरी तौर पर अपने परिवार का भी पालन करती हैं, आसपास के लोगों का भी पालन करती हैं और प्रदेश के आर्थिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करती हैं। किसान और जो बागवान हैं हिमाचल प्रदेश के, वो आधार हैं आर्थिकी के, उनसे क्या अपील? आपने नेचुरल खेती अपनाने की अपील उनसे की, और क्या कहना चाहते हैं आप उन किसानों से? नहीं, देखिए, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि केवल मौसम के अनुसार के उत्पादन न करें, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ कर के। अब मुझे कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पानी को, दिल्ली में 3 मंजिला पर पानी नहीं चढ़ेगा बिना टुल्लू के, लेकिन हिमाचल के 6000 फीट की ऊंचाई पर भी पानी जाता है बिना किसी उसके। तो यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने, सत्ता में रहने वाले लोगों ने, चाहे किसी भी दल के हों, उन लोगों ने इसके लिए काम किया है। और इसी नाते शायद कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके पानी की मारामारी यहाँ नहीं होती है। जबकि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके बावजूद ऊंचाई पर चले जाइए, पानी मिल जाएगा। चले जाइए, भले ही जिग-जैग सड़कें हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, सड़कें मिल जाएंगी। सड़कों में अभी भी, अब भले थोड़ा बहुत वो हो रहा हो, लेकिन गड्ढे कम हैं। इधर भारत सरकार ने जो 4 लेन किया, NHI को ये किया, इसने हिमाचल के आर्थिकी को पूरी तौर पर बदल करके रख दिया है। और मैं यह मान करके चलता हूँ कि चूँकि पहाड़ी प्रदेश है, और पहाड़ी प्रदेश होने के नाते भारत सरकार की नीति के नाते 90% पैसा तो भारत सरकार ही देती है हिमाचल को, 10% ही यहाँ के संसाधनों से लोगों को, सरकार को करना रहता है। तो जो पैसे देती है, और ये NHI इत्यादि उसके अतिरिक्त है। ये जल जीवन मिशन उससे अतिरिक्त है, विकास की बातें उससे अतिरिक्त है। तो कुल मिलाकर के मेरा यह मानना है कि भरपूर मदद भारत सरकार भी हिमाचल की करती है, जिसके नाते हिमाचल की आर्थिकी पूरी तौर पर सुदृढ़ है। हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है,
उनको आपने बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं, जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या आग्रह रहता है आपका सरकार से कि और कौन सी बातें हैं जो जल्दी हो जाएं तो जनता की समस्याएं और कम हो जाए, उनको फ़ायदा हो जाए? यहाँ मौसम की मार पड़ती है, बरसात में चीज़ें होती हैं। आप हिमाचल प्रदेश में जितना नुकसान होता है बरसात के दौरान, आप खुद ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर उसका मुआयना कर चुके हैं। क्या निर्देश रहता है आपको सरकार की तरफ से, क्या आग्रह रहता है प्रदेश सरकार से आपका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को बहुत निर्देश देना चाहिए। सरकार भी काम कर रही है, तो सरकार जब काम कर रही है तो उस स्थिति में बार बार निर्देश देना उचित नहीं होता है। हाँ, समीक्षा हम करते हैं। एक बात का जरूर हम कहना चाहेंगे कि जैसे भारत सरकार ने जीएसटी बनाया, जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल कोई भी निर्णय लेती है सर्वसम्मत से लेती है। जीएसटी काउंसिल जब बनी थी तभी यह निर्णय लिया गया था कि पूरे भारत के सभी प्रदेशों को उनके होने वाले नुकसान को 5 साल तक भारत सरकार भरेगी, भरने का काम किया। तो जब एक चीज़ तय थी कि 5 साल तक है, तो 6वें साल से सभी सरकारों को सोचना है कि हमको अपनी आर्थिकी को कैसे ले चलनी है। रोना नहीं है कि जीएसटी हो गई तो हो गई, जीएसटी के फायदे भी बहुत हैं। आज भी जीएसटी के जो पैसे आ रहे हैं, सरकारों को इस बात को महसूस करना चाहिए कि वह पैसे भारत सरकार के खजाने में नहीं रहते हैं, बल्कि उस पैसे से नीति आयोग जो विकास का मापदंड तय करता है उस अनुसार सभी प्रदेशों को जाता है। तो ये जो है स्थिति है। और फिलहाल यहाँ की सरकार काम कर रही है। हमें लगता है कि यहाँ के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो तय योजनाओं के अतिरिक्त भी भारत सरकार के मंत्रियों से जा कर के बात करते हैं और अलग से भी उनको पैसे मिलते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे अन्य कोई हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के मंत्री इस बात को कहते हैं कि मैंने भारत सरकार से इतना पैसा लिया, भारत सरकार ने इतना पैसा दिया। मैं नाम किसी मंत्री का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सभी मंत्री जो कार्यशील हैं उन्होंने भारत सरकार से लिए हुए पैसे को पूरी तौर पर कहने का भी काम किया। सरकार को एक चीज जरूर तय करना चाहिए कि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते विकास के क्रम को तय करते हुए भारत सरकार से समय समय पर वार्ता करना जरूरी होता है। ये होना चाहिए ये कि भारत सरकार मदद नहीं कर रही, कुछ लोग कह भी देते हैं कर नहीं रही है, जबकि वास्तविकता है मैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते हूँ, लेकिन यहाँ राज्यपाल हूँ। तो मैं जब दोनों को देखता हूँ तो मुझे यह लगता है कि जितना मदद भारत सरकार ने किया है, कुछ बयानवीर हैं वो बयानबाजी अपनी देते हैं, लेकिन अन्य मंत्री जो बयान दे देते हैं उनका उन बयानवीरों का अपने आप खत्म हो जाता है। कोई भी सरकार हो, संघ राज्य की स्थिति में है, तो इस नाते भारत सरकार से बातचीत कर करके अपने सरकार के लिए, अपने स्टेट के लिए अधिक से अधिक पैसा लाना चाहिए। और अगर बातचीत किया जाए तो मिलता है, हिमाचल में मिल रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और इसके साथ विकसित भारत तभी बने जब विकसित हिमाचल होगा। क्या अपील है आपकी हिमाचल प्रदेश वासियों से कि विकसित हिमाचल प्रदेश के लिए वो क्या करें, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, हिमाचल में दौरा करता हूँ, जनता से भी मिलता हूँ, और मैंने यह महसूस किया है कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता का अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम है। वो प्रधानमंत्री का नाम लेने के बाद प्रफुल्लित हो जाते हैं। मेरा यह मानना है कि वह प्रधानमंत्री युद्ध काल में भी अपने लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए चलते हुए युद्ध को रुकवा सकता है, वह प्रधानमंत्री जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है,
निश्चित रूप से पूरा कर लेगा। और सबको प्रधानमंत्री के इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगना चाहिए। यह सभी लोगों का कर्तव्य, हिमाचल वासी उसमें लगेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके मन में जो प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम है और सब है, और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से योजनाओं को वर्गीकृत कर करके हिमाचल को देने का काम करते हैं, हिमाचल का विकास होगा। यह सही है कि विकसित भारत के लिए हिमाचल को विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी का कहना है कि विकसित भारत के लिए विकसित हिमाचल का होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हिमाचल प्रदेश के हर वासी का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। राज्यपाल महोदय जी, आपने संसद टीवी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।